पाकिस्तान प्लस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये शो बहुत ही अहम है आपके लिए, और हमारा जो मोटो है कि एवरी कैन मैटर। आपको आपसे टाइम लिया जाए, उतना ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और बहुत अहम टॉपिक है जिस पे बात करने वाले हैं हम। जी, टॉपिक है कि फ्रांस के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशन खराब हो चुके हैं, और आइंदा में ये किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी जो असर पड़ा है वो दोनों कंट्रीज पर पड़ा है। मैं हिस्ट्री बताता चलूं कि पाकिस्तान के रिलेशन जो थे, सबसे पहले फ्रांस था जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था एज अ नॉन मुस्लिम कंट्री। तो फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जिसने पाकिस्तान को गैर मुस्लिम मुल्क होने के तौर पे सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, रिकॉग्नाइज किया था, और हमारे ताल्लुकात बेहतर थे उस वक्त के दौर में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब होना शुरू हो गए, और पाकिस्तान टेररिज्म की तरफ जाने लगा, और इसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज आहिस्ता आहिस्ता खराब होने, तो जिसकी वजह से फ्रांस के हमारे ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए। और लेकिन फ्रांस ने हमारा जो है डिफेंस सिस्टम को बहुत मजबूत रखा। तकरीबन 90 2000 मतलब 90 के एंड तक पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने बहुत मजबूत रखा। और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में पाकिस्तान को डिफेंस के हथियार वगैरह सप्लाई करने में फ्रांस जो है उसका मेजर रोल है। तो उसकी मिसालें बहुत सारी हैं, जैसे अगोस्टा सबमरीन है जो पाकिस्तान के पास जदीद तरीन सबमरीन है। उसके अलावा फिर मिराज जेट्स हैं जो कि इनिशियली पाकिस्तान की एक ताकत थे, और उन्होंने पाकिस्तान को बहुत पाकिस्तान की डिफेंस में बहुत अहम किरदार अदा किया। अब वो पुराने हो चुके हैं, और यही वजह है कि पुराने होने की वजह से पाकिस्तान अब उनको अपग्रेड करवाना चाहता है। पाकिस्तान के पास अच्छी खासी तादाद में मिराज मौजूद है। तकरीबन 150 से ज्यादा पाकिस्तान की एयरफोर्स में मिराज मौजूद है, लेकिन अपग्रेड किए बगैर वो अ, उनका मुकाबला नहीं कर सकते, दुश्मन के जहाज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अपग्रेड करवाना लाजमी है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के साथ रिलेशन खराब हुए हैं फ्रांस के, तो उन्होंने डील कैंसिल कर दिया अपग्रेड करने की। और अ, चौंका देने वाली बात यह है कि इंडियन मीडिया जो है वो इस पर खुश हो रहा है। वो खुश इस तरह से हो रहा है कि उन्हें लगता है कि हमारे पास जो सबमरीन हैं, और हमारे पास जितने भी मिराज जेट्स हैं, वो बिल्कुल बेकार हैं। और चौंका देने वाली बात यह है कि अभी जो 27 फरवरी का इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, तो जो 3 जेट्स गए थे इंडिया की हदूद में, उनमें एक मिराज भी शामिल था। तो मतलब अभी भी मिराज के पास इतना ताकत है कि वो पाकिस्तान की डिफेंस को मजबूत कर सकता है, सहारा दे सकता है। लेकिन अब बात कर लें अगर सबमरीन की, तो पाकिस्तान के पास 4 किस्म की सबमरीन हैं। सबसे जो अहम और सबसे जो जदीद तरीन सबमरीन है वो है अगोस्टा बी क्लास सबमरीन, जो कि फ्रेंच फ्रेंच की नेवी है उन्होंने बनाई थी, और पाकिस्तान को अब दे दी गई है। और कहा यह जा रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से कि ये जो सबमरीन है ये पाकिस्तान की वो सबमरीन मरीन है जो कि अपग्रेडेड नहीं है। अपग्रेड किस बात की नहीं है कि एक सिस्टम होता है एआईपी सिस्टम, जिसे कहते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। यानी कि ये बहुत दिनों तक समंदर के अंदर रहकर भी ये ऑपरेट कर सकती है। यानी कि अगर ये सिस्टम मौजूद हो, तो ये जो सबमरीन होती हैं ये सत्ता पर आए बगैर खुद को चार्ज रखती हैं, नीचे ऑपरेट करती रहती हैं। तो ये सिस्टम बहुत अहम होता है। और इंडिया मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान के पास जितनी भी सबमरीन हैं वो अपग्रेडेड नहीं है। तो कल मैं ये खबर पढ़ रहा था, तो मैंने रिसर्च की और हमाद भाई ने रिसर्च की, तो हमें पता चला कि ये तो एक सिस्टम ये सिस्टम जो है पाकिस्तान की सबमरीन में
2013 से मौजूद है, और इंडिया की एक भी सबमरीन एआईपी सिस्टम को अभी तक हिस्सा नहीं बना सकी। तो फ्रांस अभी उनको दे रहा है, लेकिन वो इस बात पे खुश है कि पाकिस्तान को नहीं दे रहा, डील क्योंकि कैंसिल हो गई है। तो अगर इस बात को एक तरफ रखें और हम ये कहें कि फ्रांस के पाकिस्तान से जो ताल्लुकात हैं वो खराब होने की वजह से पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को कितना झटका लगा है या लग सकता है, तो इस पे हम आज बात करने वाले हैं। तो हमाद भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और सबसे पहले जो सवाल है वो मैं ये करना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम फ्रांस की एड पर मतलब फ्रांस की एड पर चलता है, या ये है कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इंडिपेंडेंट है? जी बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपको भी और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इतना कैपेबल हो चुका है कि वो अब एक 4.5 जनरेशन जहाज जो JF-17 है वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब कामरा में अपनी एक और ये भी एक हैरत की बात है कि दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जो अपना जहाज खुद बनाती है, जो अपना फ्रंट लाइन जो आप कह सकते हैं कि फाइटर जेट है वो हम खुद अपने पाकिस्तान में उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हालांकि आप अमेरिका को देख लें, वो F-35 सिक्स जनरेशन जहाज जो उनसे वो मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनी से बनवाते हैं। इसी तरह ये जो महराज और राफेल तैयार हैं वो एक डिसाल्ट एविएशन है, प्राइवेट कंपनी है जो मतलब जो फाइटर जेट्स और बिजनेस जेट्स दोनों बनाती है, तो वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके वहां से जहाज पाते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि जी पाकिस्तान उस पर डिपेंड करता है और हम उनके बगैर हमारी जो उनकी है वो डिफेंस स्ट्रांग नहीं है। तो ये कहना एक मजाका खेज होगा कि जी हम उन पर डिपेंड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान हर साल 25 से ज्यादा जहाज जो उनसे है वो JF-17 खुद प्रोड्यूस करते हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि दुनिया हमसे ये डिमांड कर रही है कि आप JF-17 को हमें एक्सपोर्ट करें। तो हम रिसेंटली अब श्रीलंका से ऑर्डर्स आए हैं आपको कि जी आप हमें ये जहाज दें। इसके अलावा मातीर मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर मातीर मोहम्मद है वो भी आए थे, आके इंट्रोस्पेक्शन की थी JF-17 की और उसमें इंटरेस्ट शो किया था कि हम भी ये लेंगे। इसी तरह और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमें ये जहाज भेजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन में, और आपने देखा शाहिद फरवरी को हमने उसको आपको एक एक्सपीरियंस के तौर पर हमने वो जहाज को आजमाया और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट साहब के सामने दो जहाज हमने उनके इंडिया के गिराए हैं। तो माशाल्लाह अब हमारे JF-17 की जो मार्केट है वो इंटरनेशनली मार्केट बहुत ज्यादा जो उनकी है वो अप हो गई है। हम्म। अच्छा हमाद भाई, अगर इसके डिफेंस के अलावा हम बात करें तो एक मेजर सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान ने बैक वक्त इसराइल, सऊदी अरब, फ्रांस जैसे ममालिक से ताल्लुकात बिगाड़ रखे हैं। तो क्या इसका असर मतलब इसका फायदा भारत को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो सकता है? देखिए जी अब ये एक वक्त की जरूरत बन चुकी है कि अब ये दो नए ब्लॉक्स बनेंगे। जिस तरह माजी में आपको याद हो कि एक कैपिटलिज्म और एक कम्युनिज्म का ब्लॉक बना था और हमारा रुझान जो सा था, हमने झुकाव किया था कैपिटलिज्म की तरफ, और हमें क्या मिला है आपके सामने। हमने 70,000 से ज्यादा जानों का नुकसान हमें उठाना पड़ा है अमेरिका के ब्लॉक में शामिल होकर, और उसके अलावा हमें पता नहीं कितने अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है हमारी इकानमी को। ठीक है, तो अब हमें कोई इससे फायदा नहीं हुआ, और अब हमें पता चला है कि हमें एक अब ये नया ब्लॉक बनने जा रहा है। ये भी आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया और तुर्की मिलकर एक नया ब्लॉक बना रहे हैं। और ये जिन ममालिक का आपने जिक्र किया जिसमें इसराइल, सऊदी अरब, अमेरिका और इंडिया, ये चार ममालिक एक साइड पर होंगे और हमारे साथ ये चार ममालिक, और इसके साथ हम ईरान और मलेशिया को भी इवन ऐड कर लेंगे। आप देखें ईरान को जो एक मतलब है पाकिस्तान के सी पैक को काउंटर करने के लिए इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट की थी चाबहार में, अब ये आप देख लें कि उन्होंने भी कह दिया कि जी हम भी इसमें पार्टनर बनना चाहते हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ सी पैक में। तो ये इंडिया को वहां पे भी मुंह की खानी पड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये नया एक ब्लॉक बन रहा है और हम एक पाकिस्तान इस रीजन में एक नई ताकत बनकर उभर रहा है। तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो भी जो मतलब उनके स्टेक सारे जो उनसे वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड है कि पाकिस्तान किस तरफ जाता है। अच्छा हमाद भाई, मैं एक बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान 1992 में, शायद 1992 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे कहते हैं रोज एग्रीमेंट, रोज प्रोग्राम कहते हैं। मतलब रेट्रोफिट स्ट्राइक एलिमेंट, जिसमें ना हमारे जो जहाज थे, फाइटर जेट्स थे, उनको अपग्रेड किया जाना था। और वो तकरीबन 2003 तक तमाम फाइटर जेट्स उस
जी अहमद भाई, आवाज आ रही है मेरी? तो मैं ये कह रहा था कि उस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के जो फाइटर जेट थे, जिनमें 150 से जायद हमारे मिराज भी थे, वो अपग्रेड कर दिए गए। लेकिन अब भी अपग्रेडेशन की जरूरत है मिराज को, कि वो अगर पाकिस्तान की डिफेंस की फ्रंट लाइन में आना चाहता है तो उसे बड़े वाले इंजन लगाना होंगे, और भी बड़े बहुत ज्यादा जो अपग्रेडेशन होती है वो भी करना होगी। तो अब फ्रांस करके नहीं दे रहा। पहले तो आप ये बता दीजिए कि जो मिराज है इसकी पाकिस्तान की डिफेंस में कितना अहमियत है, पहले कितना थी अब कितना है। और दूसरी बात ये बता दें कि अगर फ्रांस अपग्रेड नहीं करके देगा तो हमारा मिराज क्या खत्म हो जाएगा, नाकारा हो जाएगा, या उसका मुतबादिल है? नहीं देखिए, एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जी मेराज एक पुराना तैयार है, ठीक है, और वो 4th जनरेशन जहाज है। आपको पता है आजकल 4.5 जनरेशन, 5th जनरेशन, इवन 6th जनरेशन का जो अमेरिका क्लेम कर रहा है कि जी हमने F-35 सी ब्लॉक जो है वो अब 6th जनरेशन है, ठीक है। इसी तरह चाइना क्लेम करता है कि जो उनका J-30 है वो 6th जनरेशन है, ठीक है। अब आप देखें 4th जनरेशन और 6th जनरेशन, ये 5th जनरेशन का कहाँ पे मुकाबला है, आप कंपैरिजन कर लें। और आपको एक और हैरत अंगेज बात ये मैं बताता चलूं कि अब जो मिराज तैयार हैं, जो फ्रांस की जो डिसाल्ट एविएशन कंपनी बनाती है, और फ्रांस इसको एक्सपोर्ट भी करता है बड़े पैमाने पर, उसमें इंडिया भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, दोनों वहां से जहाज लेते हैं। अब आपको ये बताता चलूं कि इंडिया ने वो जहाज इस्तेमाल करना छोड़ दिए, मतलब ऑपरेशनली उन जहाज़ों को जो है वो यूज करना उसने कम कर दिया, और पाकिस्तान के पास ये अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत है कि वक्त वक्त इसको अपग्रेड करता है। और इसके अलावा आपको पता है वजीरिस्तान में जो हमारे ऑपरेशन हुए थे, एयर स्ट्राइक्स हमने की थी, उसमें हमने तीनों जहाज F-16, मिराज और F-17 को यूज किया था। इसी तरह वक्फन वक्फन हम अपग्रेड करते हैं। और दूसरा हमें ये क्लियर ये भी मिलता है कि जो 27 फरवरी को ग्राउंड अटैक हुई थी, ग्राउंड स्ट्राइक किया था पाकिस्तान ने 27 फरवरी को सुबह, तो उसमें जो अब जो कराची में म्यूजियम है, जो इस एक यादगार के तौर पर म्यूजियम बना, जहाँ पे विंग कमांडर अभिनंदन की यूनिफॉर्म भी है, चाय का कप, और उनकी जो जहाज की टेल है वो एक मतलब ट्रॉफी के तौर पर लगाई गई, और वहाँ पे लोग आते हैं देखने के लिए। इसी तरह वहाँ पे जो हमारे 3 पायलट थे जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम बुलंद किया था, रोशन किया था, उन तीनों के नाम और उनको जो अवार्ड दिया गया। अब जो उसमें अब हैरत की बात यह है कि जो ग्रुप कैप्टन फहीम अहमद खान, उनके साथ जो जहाज की टेल लगाई गई है वो मिराज 2000 की थी, और उन्हें तमगा जुर्रत दिया गया उनकी खिदमात के एवज, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें ये क्लू मिलता है, इंडिकेशन मिलती है कि वहाँ ऑपरेशन में भी जो है हमने जो ग्राउंड अटैक किया था, ग्राउंड स्ट्राइक की थी, उसमें मिराज तैयारों को यूज किया था। और ये इंडिया भी क्लेम करता है कि मिराज तैयारे यूज हुए हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि जहाँ पे दुनिया जो उनकी अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करती है, वहाँ पे आज भी पाकिस्तान जो है अलहमदुल्ला आज से पता नहीं 20 साल पुराने जहाज यूज कर रहा है, और उनको परफेक्ट टारगेट पर हिट हो रहे हैं, और हमें अलहमदुल्ला ये अचीवमेंट हासिल हुई है। अच्छा अम्बाद भाई, एक और बात है कि फ्रांस के पास राफेल तैयारे हैं और हमारे पास क्योंकि थंडर 16 है, सॉरी, थंडर 17 है, ये अच्छा। मतलब JF-17 थंडर। तो हम कह रहे हैं कि हमारे जो तैयारे हैं वो राफेल से ताकतवर हैं, इसलिए पाकिस्तान उन तैयारों को खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखता। लेकिन इंडिया रखता है, और इंडिया मेरे ख्याल से दो तीन तैयारे वहां से खरीद भी चुका है, फ्रांस से। लेकिन फ्रांस के जो ये राफेल तैयारे हैं इस वक्त ऑपरेशनल हैं कतर की आर्मी, कतर के जो एयरफोर्स है उसमें, यूएई की बहुत सारे ममालिक के एयरफोर्स में भी शामिल है। और इन हैरत की बात यह है कि इन तमाम ममालिक में पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं वो काम करते हैं, पाकिस्तान के पायलट्स उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो अब क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है, पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात खराब कर लिए, तो अब राफेल तैयारों की जो इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। और फ्रांस की हुकूमत ने कतर और यूएई की हुकूमतों को आगाह भी कर दिया, वार्निंग दे दिया है कि पाकिस्तान के पायलट्स और इंजीनियर को वहां तक ना भटकने दिया जाए। तो क्या ये हो सकता है कि पाकिस्तान के जो इंजीनियर हैं, पायलट्स हैं, वो राफेल तैयारों की जो इंफॉर्मेशन है उनको लीक कर दें, जिसकी वजह से डील कैंसिल हो सकती है इंडिया और फ्रांस की? तो क्या ये मुमकिन है? देखिए जी, जहाँ तक फ्रांस के, ये नो डाउट कि ये आप देखें कि फ्रांस का जो राफेल तैयारा है वो आप ये नहीं कह सकते कि जी J-17 है वो ज्यादा बेहतर है या राफेल तैयारा है, दोनों एक दूसरे को कम्पीट करते हैं। कहीं एक्सपर्ट्स के लिहाज से वो आगे और कहीं पे हमारा J-17 आ गया।
अब आपकी थोड़ी-सी मैं इसको हिस्ट्री बताता चलूँ कि ये कब जो है इसकी अब ये मैन्युफैक्चर हुआ है डैसॉल्ट एविएशन फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी है, जो मतलब मिलिट्री फाइटर जेट्स भी बनाती है और बिज़नेस जेट्स भी बनाती है। तो अब जो इसने मेडन फ्लाइट्स की थी वो जुलाई 1986 में फ्रांस ने इसको मतलब जो ट्रायल बेस पर टेस्ट किया था, जो फर्स्ट फ्लाइट थी इसकी मेडन फ्लाइट थी और 2004 से ये फ्रेंच एयरफोर्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो अब देखें कि जी ये जो अब एक और बात आपको मैं इसके बारे में हैरत अंगेज़ बात बता देता हूँ कि ये जो जहाज़ है आज से 10 साल पहले जिस तरह का था, ये 14 साल पहले जिस तरह था, वो 10 साल बाद भी इसी तरह रहेगा। और हमारे JF-17 और JF-16 और ये मिराज तैयारे जो इस बेस पे बनाए गए थे कि एक अप्रोच होती है ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच की आप वक़्तन-फ़वक़्तन इसको अपग्रेड कर सकते हैं, इसके न्यू वर्ज़न ला सकते हैं। आपको पता है कि JF-17 के 3 वर्ज़न आ चुके हैं, मतलब 3 ब्लॉक्स आ चुके हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। इसी तरह उसके अलावा F-16 को आप देख लें, वो 1990 से चला आ रहा है और अभी तक वो इस मॉडर्न एरा में अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, कम्पीट कर रहा है बड़े जहाज़ों के साथ। इसी तरह मिराज है और लेकिन ये इसमें एक ये बात है कि ये कोई कॉस्टली है बहुत ज़्यादा, इसकी जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। अब जो इंडिया की इसके साथ डील हुई है फ्रांस के साथ, वो 36 जो हैं वो रफ़ाल फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं। उसमें से जो 5 फाइटर जेट्स हैं वो पिछले साल जुलाई 2019 में उनकी अम्बाला एयर बेस पे उनकी रिसीविंग सेरेमनी थी, उसमें जो उनसे वो उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, उसके अलावा उनके जो क्या नाम है एयर चीफ मार्शल जो उनसे हैं वो BKS भदौरिया साहब थे, उसके अलावा आर्मी चीफ जो बन चुके हैं इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत थे वहाँ पे, जनरल बिपिन रावत। तो उन्होंने जनाब उनको 5 जो जहाज़ थे उनको वेलकम किया और जनाब नारियल उनके टायरों के नीचे रखे और ये कि ये एक जो है वो एक अम्न की अलामत है और इसकी ज़िंदगी लंबी और जो उनका होता है एक अकीदा है उसकी बिलीफ के तौर पर। लेकिन जो इनको पर कास्ट जो इस तैयारी की पड़ रही है वो 120 मिलियन डॉलर्स के हिसाब से 120 मिलियन डॉलर का एक वो तैयारा खरीद रहे हैं फ्रांस से। टोटल उनकी जो डील हुई है वो तकरीबन 30 बिलियन से ज़्यादा है और इसी कीमत में इससे भी कम कीमत में हम जहाज़ बना रहे हैं अपने यूनिट में, ठीक है? और पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे हो रही है, इसकी मेंटेनेंस भी यहाँ पे हो रही है, इसकी ट्रेनिंग भी यहाँ पे हो रही है। अब अगर इंडिया को कोई भी प्रॉब्लम होता है और इवन कि उनके पायलट्स वहाँ जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं फ्रांस से, ठीक है, उड़ाने के लिए और उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो काफ़ी महँगे और हमें जो उनसे हम अपनी इसी से कम कीमत पे इससे ज़्यादा जहाज़ बनाकर दुनिया को जो है वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान और ये जो राफेल और जो इसको कंपैरिज़न किया रहा है, नो डाउट कि दोनों जहाज़ बेहतर हैं। हम ये नहीं कह सकते JF-17 ज़्यादा बेहतर, दोनों 4.5 जनरेशन जहाज़ हैं और कुछ एस्पेक्ट्स में जो उनसे कुछ पहलू जो उनसे वो JF-17 के बेहतर हैं, कुछ पहलू जो उनसे रफाल जेट के बेहतर हैं, लेकिन उनके पास क्या चीज़ है अब 2021 तक वो कह रहे हैं कि जी हम सारे जो जहाज़ हैं 36 के 36 कॉन्टैक्ट कर देंगे इंडियन एयरफोर्स में। लेकिन पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह इस इतनी कैपेबिलिटी है कि वो जनाब इस टाइम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है जहाज़। और एक और इंडिया की ये बात भी है कि वो जो उनसे क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। उसकी ये ख्वाहिश होती है कि अगर पाकिस्तान के पास 100 जहाज़ हैं फ़र्ज़ किया, तो हमारे पास 1000 होने चाहिए, हम 10 गुना ज़्यादा रखें। वो क्वालिटी को जो उनसे वो भूल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ये जो क्वालिटी और ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, क्वांटिटी बेशक कम हो और सबसे बड़ी बात ये है कि जो असल चीज़ मैटर करती है जंग में वो ये मैन बिहाइंड द वेपन कि जो वेपन को चलाने वाला आदमी है वो कौन है? मशीन मैटर नहीं करती, आपका जो तो उसको ऑपरेट करने वाला आदमी होता है वो मैटर करता है। जी, और ये आपने अच्छा। देख लिया 27 फरवरी को, उनके पास अच्छे से अच्छे जहाज़ थे और हमारे पास भी थे, लेकिन उनके पास वो जज़्बा नहीं था जो हमारे पायलट्स के पास था और इसी बिना पर उनके 2 जहाज़ गिर गए। जी, मैं इस आखिरी सवाल पे इस प्रोग्राम का एंड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के पास जी। वो मतलब उतना कुव्वत नहीं है जो कि इंडियन के पास है। इंडिया के पास फिगर नंबर्स हैं और पाकिस्तान के पास जो है वो जज़्बा है। तो अगर हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के दौर की बात करें तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले आदमी थे और अकेले से पूरा मक्का उनकी अकेले चले और पूरा मक्का उनकी गोद में आ गया। फिर मदीना, फिर आगे चलते-चलते आधी दुनिया को इस्लाम में शामिल कर लिया गया। तो एक जंग उहुद भी हुई थी जिसमें 313 मुसलमान थे और आगे से उनके पास तलवारें भी बहुत कम थी, जिनमें कहते हैं कि बहुत कम घुड़सवार थे और कुछ के पास तो तलवारें भी नहीं थी और सामने से मुकाबला करने वाला हजारों का लश्कर था। तो वहां पे शिकस्त हुई उनको। तो आप क्या कहते हैं कि क्या अब के दौर में वेपन मैटर करते हैं या जज्बा ईमानी मैटर करता है?
ये जो एग्जांपल है परफेक्टली आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही हमाद भाई, जी जी। करीब देखिए कर लें। मेरा कहना ये है कि ये जो एग्जांपल है ये परफेक्टली आज भी इसको आप इम्पोज कर सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट फिट होती है आज के दौर में भी। आप देख सकते हैं कि जो कोई भी ना कर सका वो पाकिस्तान ने कर दिखाया वजीरिस्तान में आपके सामने। ठीक है, वही तालिबान जिनको अमेरिका और नेटो मिलकर अफगानिस्तान में शिकस्त देने की कोशिश कर रहे थे, इवन कि रशिया सोवियत यूनियन को उन्होंने तोड़ दिया, और वही आपकी आवाज तालिबान डिस्टॉर्ट हो पाकिस्तान में। रही है, आप प्लीज माइक को करीब कर लीजिए। जी जी। ये जो आपने एग्जांपल दिया ये बिल्कुल परफेक्ट फिट करती है इस दौर में भी। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे भी। देखें आपके सामने अफगानिस्तान में क्या असर हुआ है अमेरिका का और नेटो का। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, नेटो, सब कुछ उनके पास, ग्राउंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके अलावा अफगानिस्तान के पास, तालिबानों के पास कुछ क्या था? कुछ भी नहीं था। वही रशियन मेड जो पुराने हथियार थे। ठीक है, उस पे उन्होंने जनाब नेटो को और अमेरिका को घुटनों पे टेक दिया, इवन सोवियत यूनियन को टुकड़े कर दिए उसके। ठीक है, इसी तरह अब ये पाकिस्तान आर्मी का भी एक टेस्ट था वजीरिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 15 साल में इनका सफाया कर दिया। ठीक है, तो ये जज्बा ईमानी मैटर करता है, हिम्मत मैटर करती है, आपका जो ईमान है वो मैटर करता है कि आपने कितनी जरूरत है और आपको बिलीव किया है, आप किस बेस पर लड़ रहे हैं। ठीक है, और जहाँ तक इंडिया की बात है तो इंडिया के पास ये जज्बा नहीं है, और इवन के अमेरिका के पास भी नहीं है। और पाकिस्तान आर्मी इसी वजह से दुनिया की बेहतरीन आर्मी में शुमार होती है। हालांकि हमारे पास महदूद वसाइल ना, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के पास है, जो अमेरिका के पास है, रशिया के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमारा दुनिया में एक नाम है हमारी आर्मी का। जी बहुत शुक्रिया हमाद भाई, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही कीमती जो आपका तजिया था वो हम तक पहुंचा। और मैं इस प्रोग्राम का एंड इस पर बात पर करना चाहूंगा कि अब के दौर में चाहे दुनिया जो भी कह ले कि नंबर मैटर करते हैं किसी जंग को जीतने के लिए, किसी मुल्क को दबोच कर रखने के लिए, किसी मुल्क को अपने जाल में फंसाने के लिए, लेकिन हमारा ये जज्बा, हमारा ये ईमान नहीं है। हमारा ये ईमान है कि जब तक अल्लाह ताला की मदद और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामत हमारे दरमियान नहीं होगी, तब तक हम चाहे जितना भी जेट्स ले लें, जितना भी जदीद टेक्नोलॉजी ले लें, जितना कुछ भी कर लें, तब तक हम किसी दूसरे मुल्क को शिकस्त नहीं दे सकते। तो ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि जब तक अल्लाह ताला की नुसरत, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं होगी, तब तक के लिए हम किसी छोटे से दुश्मन को भी ललकार कर उनसे अपने उनको डिफीट नहीं कर सकते। तो इसी बात पर मैं इस शो का इख्तिताम करना चाहूंगा। मिलते हैं अगले शो में, तो फिल वक्त दीजिए, मुझे दीजिए इजाजत। और हमाद भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने कीमती वक्त दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।